हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में, जिसे हम लोग रूसो भी कहते हैं, जो प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक थे। प्रकृतिवाद का शुरुआत इन्हीं के विचारों से हुआ है। परिचय। जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी के अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। रूसो एक महान शिक्षा सुधारक, समाज सुधारक, युग परिवर्तक, राजनीतिक आधुनिक प्रजातंत्रवाद के जनक थे। ये प्रकृतिवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। रूसो ने प्रकृतिवाद को दर्शन के शिक्षा का आधार बनाया। इनके क्रांतिकारी विचार ने यूरोप में ज्ञानोदय के युग की दिशा दी और फ्रांसीसी क्रांति की वैचारिक नींव रखी। इन्हें आधुनिक युग में समुदायवाद और लोकप्रिय संप्रभुता का मुख्य प्रणेता माना जाता है। रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से बहुत अच्छा और स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज की जो कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं उसे यह संस्था उसे भ्रष्ट कर देती है। इनका जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था और मृत्यु 2 जुलाई 1778 को फ्रांस में हुई थी। इनके बारे में कुछ और विस्तृत रूप से समझेंगे। आधुनिक शिक्षा पद्धति के जनक जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम था। का जन्म 1712 ईस्वी के यूरोप के जिनेवा नगर में हुआ था। जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन चाचा के द्वारा किया गया था। इनके पिता घड़ी बनाने वाले कारीगर के रूप में काम किया करते थे। चूंकि माँ इनके साथ नहीं थी और चाचा के साथ लालन पालन होता था, इसलिए इन पे कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं था। सदैव खुले वातावरण में घुमा करते थे, जिसके फलस्वरूप यह प्रकृति के उपासक बन गए। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ ही उपन्यासों का भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। यह विद्यालय की कठोर शिक्षा प्रकृति को कृत्रिम मानते थे और इन्हें ईश्वर भक्ति आदि आकर्षित नहीं कर सके। बचपन से ही प्राकृतिक सौंदर्य के प्रशंसक थे। उन्हें यह प्रकृति प्रेम बराबर उनका यह बढ़ता गया, जो कि बाद में उनके शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में भी दिखाई देता है। 21 वर्ष की आयु तक इनकी जीवन अनिश्चित रूप से चला। मतलब जीवन में इन्होंने कुछ भी निश्चित नहीं किया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। 25 वर्ष की आयु में रूसो ने साहित्य की ओर अपना रुझान प्रारंभ किया और उन्होंने लेखक के संपर्क में आकर लिखना शुरू किया तथा अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से ये साहित्य में देने लगे। रूसो के समय में फ्रांस में लुई 15वां और लुई 16वें का शासन था, जो बहुत ही विलासी, निर्दय और कठोर था, जो निम्न वर्ग के व्यक्तियों का शोषण करता था। रूसो ने दुखी होकर पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति दिखाई। अपनी लेखनी द्वारा लुई 15वें और 16वें के विरुद्ध आवाज उठाई और उनके शोषण का विरोध किया। इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विचार दिए हैं। द एमिल और ऑन एजुकेशन 1762, इसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है। डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी 1755। कन्फेशंस उनकी आत्मकथा है। एमिल के बारे में हम लोग जानेंगे। एमिल और ऑन एजुकेशन 1762 में इन्होंने लिखी थी। यह राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा और मानव स्वभाव पर लिखी गई थी। यह एक दार्शनिक किताब है। रूसो ने इसे एक एमिल नाम के काल्पनिक बच्चे का विचार कर उसके शिक्षक की कहानी के माध्यम से इसमें लिखा है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था कि वे ऐसे बच्चों को बड़ा करना चाहते थे जो समाज की बुराई, बनावटीपन और भ्रष्टाचार से दूर रहकर एक सच्चा, प्राकृतिक और स्वतंत्र इंसान बन सके। इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य था कि प्रकृति की ओर लौटो। रूसो का मानना था कि बच्चे का जन्म प्राकृतिक होता है, प्रकृति द्वारा ही वो उसका निर्माण होता है। प्रकृति की, इसलिए उसे प्रकृति की गोद में ही खुला छोड़ देना चाहिए। उसे बंद कमरों, रटने वाली किताबों और कड़े नियमों से दूर रखना चाहिए। नकारात्मक शिक्षा, जिसे निषेधात्मक शिक्षा भी कहते हैं, इनकी यह सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसका मतलब यह नहीं है कि नकारात्मक मतलब ये नहीं कि नहीं करना है या किसी काज में रुकावट करना है, बल्कि बच्चे को गलत की बातें सिखाई नहीं जाती है, बल्कि उसके द्वारा बच्चे कुछ सीख सके, ऐसा बताया गया है। इसका मतलब है कि बचपन में जैसे बच्चे को सीधे ज्ञान देने के बजाय उसके दिमाग में बुराइयों और गलत आदतों से बचाकर कैसे रखा जाए, उसका ज्ञान दिया जाए। अनुभव से सीखना।
बच्चों को सजा या डांट से नहीं बल्कि उसके किए गए कार्यों के प्राकृतिक परिणामों से सीखने देना चाहिए। जैसे यदि बच्चा खिड़की का कांच तोड़ता है तो उसे डांटने के बजाय ठंड का अनुभव करने दे ताकि वो अपनी गलती समझ सके। अगर आग में बार बार आग छूता है तो उसे छोड़ दे। अगर आग की गर्मी उसे अनुभव होगी तो वो समझ जाएगा कि इस चीज को नहीं छूना है। इस तरह रूसो ने बच्चे को इसी तरह की शिक्षा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण में उसका बात की है। विकास के चरण। रूसो ने शिक्षा को बच्चे की उम्र के अनुसार बांटने की वकालत की है और उन्होंने इसे बचपन किशोरावस्था युवावस्था में बांटा है। बचपन में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास और युवा में अवस्था में नैतिक और सामाजिक विकास के आधार पर उन्होंने शिक्षा की वकालत की है। इनकी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल इनके दर्शन के दो सबसे मजबूत स्तंभ है। जहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके राजनीतिक विचारों को दर्शाता है, वहीं एमिल इनके शिक्षा संबंधी विचारों को सामने रखती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इन्होंने राजनीति विज्ञान और आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में पुस्तक सबसे प्रभावशाली विचार दिया है। इसकी शुरुआत रूसो के इस अमर वाक्य से ही होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसका मूल उद्देश्य था कि रूसो यह खोजना चाहते थे कि वैध और न्यायपूर्ण सरकार कैसे बनाई जाए जो इंसानों को आजादी को न छीने। सामाजिक समझौता। रूसो के अनुसार समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोग आपस में एक समझौता करते हैं और इस समझौते के तहत हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शक्ति को समाज के सामूहिक नेतृत्व को सौंप देता है। इस सामान्य इच्छा यह इस पुस्तक की सबसे मुख्य बिंदु है। सरकार किसी राजा की मर्जी से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक भलाई की इच्छा से चलनी चाहिए। यदि कानून समान इच्छा पर आधारित है तो नागरिक उस कानून को मानकर भी पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि वे खुद इस समाज का हिस्सा है जिसने वह कानून बनाया है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि रूसो ने राजशाही की निंदा की है और लोकतंत्र का समर्थन किया है। लोकप्रिय संप्रभुता। सर्वोच्च शक्ति किसी भी राजा की संसद में नहीं है बल्कि देश की जनता में निहित है, ऐसा उनका मानना था। रूसो के शैक्षिक विचार। रूसो ने शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा बच्चों में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको स्वाभाविक रूप से विकसित किया जा सकता है। रूसो को मानना था कि सभी बालकों को प्राकृतिक विकास के लिए उचित अवसर मिलने देना चाहिए और ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि सच से परिचित कराना आवश्यक नहीं है बल्कि उस बालक को सत्य की खोज करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने सूचना के स्थान पर अनुभव पर बल दिया और अनुभव इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था। रूसो ने इसको निषेधात्मक शिक्षा माना है। रूसो ने दो प्रकार की शिक्षा की बात की है, निषेधात्मक शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा। रूसो के अनुसार सकारात्मक, जिसे निश्चयात्मक शिक्षा भी कहते हैं, के अनुसार समय पहले से ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों को करने का निर्देश देती है। निषेधात्मक शिक्षा में रूसो ने बालक की प्राकृतिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देने तथा ज्ञान इंद्रियों का विकास करना ही निषेधात्मक शिक्षा का उद्देश्य माना है। निषेधात्मक शिक्षा में रूसो ने निम्न बिंदुओं पर बल दिया है: केंद्रीय प्रशिक्षण, पुस्तक के ज्ञान के स्थान पर अनुभव द्वारा ज्ञान सिखाना, बच्चे के प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से मौखिक और स्वयं काम करके सीखना। इस तरह इंद्रियों को प्रशिक्षित कर उसे अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही सत्य की वास्तविक खोज ही निषेधात्मक शिक्षा है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा माना है। शिक्षा के उद्देश्य। रूसो के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और प्रवृत्तियों का स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास करना। रूसो ने शिक्षा को सामाजिक महत्व अधिक दिया है। उन्होंने बालकों के विकास के हिसाब से अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें उन्होंने शैशवावस्था, जो 5 वर्ष तक के बालक के शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक विकास करना है,
5 से 12 वर्ष तक जब बालक बाल्यावस्था में हो तो उनका मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है। जब बालक 12 से 15 वर्ष किशोरावस्था में पहुंचता है तो शिक्षा का उस समय उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसमें बालक को ऐसी शिक्षा दिया जाए जो उसके जीवन के व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करे तथा इसमें स्व अनुभव से ज्ञान को खोज का विकास करे, और इस तरह के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि युवा अवस्था में उसका ज्ञानेंद्रियों का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके और स्व अनुभव के द्वारा वो ज्ञान की खोज कर सके। 15 से 20 वर्ष के समय में बालक इन तीनों अवस्थाओं का विकास हो चुका होता है, वह युवक बन चुका होता है, अतः उसका हृदय का पक्ष का विकास भी जरूरी है। इस अवस्था में युवक की भावनाओं को समुचित जागरूक होना चाहिए, और इस तरह रूसो ने बालक के अंतर्निहित प्रवृत्ति, इच्छाओं तथा भावनाओं के को समय के अनुसार स्वतंत्र तथा स्वाभाविक विकास में सहायता करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। पाठ्यक्रम। रूसो ने बालक के विकास की प्रत्येक अवस्था को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं। बच्चों पर कुछ थोपने के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण सृजित करके उन्हें उन परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम को विकसित करना चाहिए। इसके अनुसार उन्होंने बालक के प्रत्येक अवस्था के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम का विचार दिया है। शैशवावस्था में चूंकि उस समय शारीरिक विकास होता है तो बालकों के लिए व्यायाम, दौड़ना, घूमना, प्राकृतिक पदार्थ का अवलोकन करना, प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करना इत्यादि को शामिल करने की बात की है। बाल्यावस्था में बालक को निषेधात्मक शिक्षा द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया है। बालक को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। इस अवस्था में पाठ्यक्रम में निषेधात्मक शिक्षा, खेलना, कूदना, तैरना, देखना, सुनना, ज्ञानेंद्रियों का स्वतंत्र प्रयोग करना और वह प्राप्त करना, बच्चों की प्रकृति के अनुसार भाषा, गणित एवं भूगोल की शिक्षा देना चाहिए और उन्हें स्व अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है, तो उन्हें नई खोज करने में रुचि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। अतः उन्हें प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें उनके भीतर अनुसंधान, आत्म शिक्षा की शक्ति बढ़ सके। बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, सामाजिक जीवन, व्यवसाय संबंधित शिक्षा देना चाहिए ताकि आगे के जीवन में उसे काम आ सके। और इस तरह किशोर अवस्था में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा प्रक्रिया और व्यवहारों पर आधारित होनी चाहिए और प्रक्रिया और क्रिया पर भी आधारित होना चाहिए। युवावस्था में पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का इन्होंने विशेष महत्व दिया है। रूसो ने माना है कि इस अवस्था में निश्चयात्मक और सकारात्मक शिक्षा पर बल दिया है। बालक को सामाजिक जीवन में पाठ पढ़ना, उसके लिए पौराणिक कथा, सामाजिक शिक्षा, साहित्य, दर्शन आदि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बात की है, जिसमें वह प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा जैसे गुणों का विकास कर सके। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के युवावस्था के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला और काम शिक्षा का भी स्थान दिया गया है। स्त्री शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। रूसो ने स्त्री शिक्षा के दर्शन में रूसो का जो स्त्री शिक्षा के बारे में विचार है वो सबसे बड़े आलोचनात्मक विचार है। उनके अनुसार महिला शिक्षा संबंधी विचारों महिला संबंधी विचारों के कारण इनकी इन शिक्षा जो महिलाओं के प्रति जो इनके जो विचार थे शिक्षा के प्रति, इसके कारण उनकी आलोचना भी होती है। अपनी पुस्तक एमिल के 5वें भाग में उन्होंने सोफी नामक एक महिला की कल्पना की है जिसकी शिक्षा का उन्होंने वर्णन किया है। उनका मानना था कि पुरुष और महिलाओं की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। उनके अनुसार महिलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को खुश रखना, उनकी सेवा करना और बच्चों का पालन पोषण करना होना चाहिए। आधुनिक युग में उनके इस विचार को अत्यंत रूढ़िवादी और भेदभावपूर्ण माना जाता है। रूसो ने स्त्री पुरुष को एक जैसा नहीं माना है और वह स्त्री को पुरुषों का पूरक मानते थे और इसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं मानते थे। इस कारण इनके इस विचार की काफी आलोचना होती है। शिक्षण विधियां। रूसो ने तत्कालीन रटने वाली और बंद कमरों की पारंपरिक शिक्षण विधियों का कड़ा विरोध किया है। उनके अनुसार बच्चों को शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि क्रियाओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। रूसो के शिक्षा दर्शन पर आधारित कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जिसमें करके सीखना,
लर्निंग बाय डूइंग, यह रूसो की सबसे प्रमुख मुख्य और पसंदीदा विधि है। इसके अनुसार बच्चे को केवल व्याख्यान या उपदेश देकर नहीं, बल्कि बच्चे को स्वयं कार्य करके, प्रयोग करके और शारीरिक श्रम करने के अवसर मिलने चाहिए। उदाहरण के लिए भूगोल सिखाने के लिए उसे नक्शा रटाने के बजाय किसी पहाड़ी या नदी पर ले जाना चाहिए। इतिहास पढ़ाने के लिए किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाकर उसका भ्रमण कराना चाहिए और उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। स्व अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो को मानना था कि जो ज्ञान बच्चा खुद से अनुभव करके प्राप्त करता है वह स्थायी होता है। शिक्षक को बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिसे बच्चा उन परिस्थितियों से जूझेगा, गलतियां करेगा और फिर सही रास्ता खोजेगा। ज्ञान को सीधे परोसने से बच्चा उस ज्ञान को जल्दी ही भूल जाएगा, लेकिन जब बच्चे अपने से उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमेशा इसको याद रखेगा। प्राकृतिक परिणामों द्वारा सीखना, रूसो अनुशासन सिखाने के लिए दंड या डांट फटकार के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा खुद ही दंडित होने दें। उदाहरण, यदि बच्चा खिड़की की कांच तोड़ता है तो उसे डांटने के बजाय रात भर उसे उस कमरे में सोने दे, ताकि ठंड लगने पर उसे खुद अपनी गलती का एहसास हो। इस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा भी बोला गया है। इंद्रिय जनित शिक्षण, रूसो ने बाल्यावस्था में जो बच्चे 5 से 12 साल के होते हैं तो उस समय स्व अनुभव और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, यद्यपि इस विधि का औपचारिक प्रतिपादन बाद में आर्मस्ट्रांग ने किया था, लेकिन इसकी मूल प्रेरणा रूसो ही थे। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है कि बच्चे को विज्ञान का नियम सीधे मत बताओ, बल्कि उसे खुद एक वैज्ञानिक या खोजकर्ता बनने दो। शिक्षक का काम केवल मार्गदर्शक का होना चाहिए, न कि तानाशाह का। खेल विधि, इसके द्वारा रूसो ने छोटे बच्चों को उनके लिए खेल कूद को सबसे उत्तम शिक्षण विधि माना है। खेल के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और सामाजिक नियम भी आसानी से सीख जाते हैं। एक वाक्य में अगर इस बात को कहे तो रूसो की जो शिक्षण विधियां है वो पुस्तकों से दूर और प्रकृति के पास और बालक की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से आधारित है। विद्यालय और अनुशासन, रूसो ने विद्यालय व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना है तथा इसका विरोध किया है। वे विद्यालय व्यवस्था के सख्त विरोधी थे। वे बंद कमरों में बच्चों के पढ़ाने के विरोधी थे। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया तथा समाज और सभ्यता की सभी बुराइयों को वो जड़ मानते थे। समाज को और उसकी सभ्यता जो भी है, सभ्यता की जो बुराइयां हैं उसका जड़ समाज को ही मानते थे। अतः प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करने की उन्होंने बात की है। वह समाज से दूर प्रकृति की गोद में विद्यालय को स्थापित करने के पक्ष में थे, अर्थात कोई वहां पे दीवारें नहीं हो, पूरी तरह से खुली व्यवस्था हो, बच्चे आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठकर पक्षियों के चहचहाने का आवाज, प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान को प्राप्त करें। उन्होंने विद्यालय में बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने पर बल दिया है तथा रूसो ने समय सारणी को भी एक बंधन के रूप में माना है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को किसी भी समय कोई भी गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समय सारणी में बांधकर बच्चे को सिखाने के लिए उसे बाध्य करना चाहिए। बच्चे स्वतंत्र रूप से जब उनकी इच्छा हो उन्हें सीखने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। रूसो ने बालक को अनुशासित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देने की बात की है। रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने मुक्त अनुशासन का समर्थन किया तथा बालक के प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र पूर्ण वातावरण में नैसर्गिक गुणों के विकास करने की बात की है। शिक्षक और शिक्षार्थी, रूसो ने शिक्षक को दोषयुक्त सामाजिक प्राणी माना है। उनके शैक्षिक विचार में शिक्षक का स्थान गौण और शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख है। रूसो के अनुसार शिक्षक को कोई निर्देश नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करना चाहिए। शिक्षक केवल एक दार्शनिक है जिसको केवल बालक के व्यवहार और अध्ययन के तरीकों को देखना चाहिए। उसका कार्य बालक को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके विकास में, उससे विकसित करने में सहायता करना और मार्गदर्शन देना है।
रूसो ने विद्यार्थियों के लिए को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका शैक्षिक विचार ही बाल केंद्रित है। उनकी शिक्षा को बालक की क्षमता, अभिवृद्धि तथा आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन को बनाया। रूसो ने बालक के प्रवृत्तियों तथा विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा बनाने का प्रयास किया। पाठ्यक्रम उन्होंने उस तरह से ही बताया। उन्हें स्वतंत्र वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने की बात की। शैक्षिक विचारों का अध्ययन। रूसो ने शैक्षिक अवधि को बच्चों की अवस्था के अनुसार 4 स्तर में बांटा और उनके अनुसार उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात की। रूसो ने प्राकृतिक विकास में बालक को शिक्षा देने की बात की तथा प्राकृतिक विकास हेतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता देने, उसकी रुचि, आवश्यकता और योग्यताओं के आधार पर शिक्षा देने की समर्थन की। रूसो ने राजनीतिक व्यवस्था और नागरिकता की शिक्षा की महत्व नहीं दिया, बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालक के मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के अनुसार विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम के निर्माण की बात की, जो कि बालक के शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए। रूसो ने अनुशासन के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्राकृतिक परिणाम का सिद्धांत। पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत एक त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है, जिसे बालक उच्छृंखल बन जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार रूसो ने कहा कि बालकों को प्रकृति के वातावरण में स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। वह खुद इससे सीखकर उससे अनुभव द्वारा शिक्षा ग्रहण करेगा। बालकों के स्वतंत्रता के पक्ष में थे, पर वे दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे। वे बालकों को पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। इसीलिए विद्यालय का निर्माण समाज से दूर प्रकृति की गोद में करने की बात कही थी। विद्यालय वातावरण आदर्श होना चाहिए। उन्होंने विद्यालय में समय सारणी का भी विरोध किया था। इस तरह रूसो ने प्रकृतिवाद की शिक्षा को आधार बनाया। उन्होंने मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना तथा यही कारण है कि मनुष्य को हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियमों से स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे प्राकृतिक प्रणाली के समर्थक थे तथा मनुष्य का शिक्षा को वे एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही मानते थे। इसके द्वारा बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक रूप से विकसित किया जाना, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना तथा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर वास्तविक सत्य की खोज पर उन्होंने बल दिया। रूसो न केवल एक राजनीतिक विचारक थे, बल्कि एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। उनकी पुस्तक एमिल पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित थे। वे प्रकृति की ओर लौटों के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि बच्चों को 4 दीवारी और रटने वाली पारंपरिक शिक्षा के बजाय खुले प्राकृतिक वातावरण में अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए।